हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। कार्यक्रम है बहुत ही खास, जी हाँ, हेल्थ इज वेल्थ। आज इस कार्यक्रम में आपके सामुदायिक रेडियो पर हम स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और जागरूकता बढ़ाने वाली बातचीत करेंगे अपनी बेहद ही खास मेहमान के साथ। आज का विषय जो है श्रोताओं वो है कैंसर, लक्षण, पहचान, जांच और उसके बढ़ते मामलों के कारण। तो आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं बहुत खुशी से उनका स्वागत भी करना चाहूंगी, डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी। आप हैं MS गोल्ड मेडलिस्ट, DNB, MNA, MS कंसल्टेंट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आप। साथ ही साथ पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो आगरा का जाना माना और खास तौर से बेहतरीन काम करने वाला कैंसर जैसी बीमारी के लिए जो हॉस्पिटल है वो यही हॉस्पिटल है और वहाँ के डेडिकेटेड डॉक्टर साहब हैं जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी। सर नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये कैंसर क्या बीमारी है और इसके क्या सामान्य से लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, जिनको लोगों को जानकर समझकर तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कैंसर एक गैर छुआछूत वाली बीमारी है। भारत की बात करें या भारत जैसे अन्य विकासशील देशों की बात करें, जैसे जैसे समाज तरक्की करता है छुआछूत की बीमारियां कम होने लगती हैं और गैर छुआछूत वाली या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बहुतायत होने लगती है। बिल्कुल। तो आपने जो पहला सवाल पूछा कि कैंसर ज्यादा क्यों दिखने लगा है, तो शायद यही कारण है कि भारत ने प्रगति करी है। मैं इसमें भी अच्छी बात कहूंगा। हाँ, किसी जमाने में हैजे से डेथ हुआ करती थी, चेचक से डेथ हुई, प्लेग से डेथ हुई। अभी तक ट्यूबरकुलोसिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, पोलियो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो कैंसर जैसा बीमारी पीछे थी, मगर जैसे जैसे इन बीमारियों में कमी आई है तो कैंसर निश्चित रूप से अब ज्यादा प्रकट हो रहा है। कैंसर एक हमारे शरीर का ही हिस्सा है। नॉर्मली जो हमारी कोशिकाएं जिस तरीके से प्रोग्रेस करती हैं, ग्रो करती हैं, जब उस प्रोसेस में कोई एबेरेशन होता है, कोई गड़बड़ी होती है और जिसके फलस्वरूप वो अनियंत्रित रूप से बढ़ना शुरू कर देती हैं, तब कैंसर जैसी बीमारी हमें पता चलती है। और अक्सर शुरुआत में ये हमें पता भी नहीं चल पाती। जो घटनाक्रम शरीर के अंदर चल रहा है वो इतना साइलेंटली, इतना चुपचाप चलता है कि कई बार काफी नुकसान हो जाने तक भी हम उसका एहसास नहीं कर पाते। कैंसर में ये भी मिथ है कि दर्द होता है। प्रारंभिक अवस्था में कैंसर में दर्द बिल्कुल नहीं होता, इसलिए कई बार व्यक्ति को ये एहसास भी नहीं हो पाता कि कोई ऐसी घटनाक्रम चल रहा है जो आगे चल करके घातक हो सकता है। और इसीलिए जब लक्षणों का पता चल पाता है तो कई बार देर हो जाती है। आपने लक्षणों की बात करी, तो कुछ सतह पे होने वाले कैंसर जरूर ऐसे हैं जिनको बहुत प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा जा सकता है। जैसे कहीं भी कोई छाला है या घाव है जो एक सामान्य से समय के अनुसार या सामान्य से इलाज के द्वारा जब ठीक नहीं हो रहा है तो उसको ध्यान देना पड़ता है और वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। हमारे शरीर में कहीं से भी अगर रक्त का स्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, अच्छा, तो उसको ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो थूक में है, बलगम में है, यूरिन में है, स्टूल्स में है, कहीं से भी अगर ब्लड आता है तो स्वाभाविक सी बात है मरीज भी उसको तवज्जो देता है और ये एक ऐसा लक्षण हो सकता है जो कि कुछ अंदर होने वाले किसी घटनाक्रम को प्रदर्शित कर रहा हो। इसी प्रकार से लंबे समय तक चलने वाली खांसी या आवाज में होने वाले बदलाव वो कैंसर का लक्षण हो सकते हैं। खाने में होने वाली दिक्कतें, निगलने में दिक्कत या सांस लेने में दिक्कत, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। किसी भी वजह से वजन का घटना, लंबे समय तक वजन घट रहा है या एनीमिया हो रहा है या कमजोरी आ रही है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, इसको भी ध्यान देना आवश्यक है। कैंसर हो सकता है। और कई विशेष प्रकार की बीमारियां, जैसे कहीं अगर पिगमेंटेड लीजन बन रहा है या स्पॉट बन रहा है तो उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कॉमनली कहीं भी अगर कोई गांठ बन रही है तो अगर लंबे समय तक गांठ बनी रहे या उसमें सडनली ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकती है। और वो दर्द रहित होती है? प्रारंभ में दर्द रहित ही होगी अधिकांशतः। दर्द ऐसा मान के चलिए कि कैंसर में तभी आएगा जब वो और ऑर्गन्स के अंदर प्रवेश करना शुरू करे।
तो या तो वो हड्डियों में प्रवेश करे या नसों में प्रवेश करे या इतने सीमित जगह पर है जहां पर वो प्रेशर की वजह से पेन करे, तभी दर्द महसूस होता है, अन्यथा दर्द आरंभिक अवस्था में नहीं मिलता है। कई तो लोग ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप छुआछूत की ही बात कर रहे थे, तो वो कैंसर जैसी बीमारी को भी छुआछूत ही मानते हैं, फैलने वाली। इस भ्रम या इस भ्रांति से लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। कैंसर कतई छुआछूत की बीमारी नहीं है। मुझसे भी अक्सर मरीज के तीमारदार ये बात करते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को अब मरीज के पास जाने दें, उनसे बचा के रखें। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मरीज से तुमको खतरा नहीं है, तुमसे मरीज को खतरा है। बिल्कुल। क्योंकि कैंसर के मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है और खासकर जब उसका इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, उस समय मरीज की प्रतिरोधक क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। और उस समय यदि हम इन्फेक्शन लेकर के अगर मरीज के पास गए और वो इन्फेक्शन मरीज को हो गया तो उसके लिए ज्यादा खतरा है। और कैंसर के मरीज में अधिकांशता जो कारण भी हैं वो ऐसे हैं जिन पे किसी तरीके का इन्फेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बेरिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, जिसमें कुछ वायरस के योगदान देखे गए, मगर वो भी इस प्रकार से होते हैं कि जो किसी दूसरे मरीज में ट्रांसमिट नहीं होते। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने भ्रम बिल्कुल दूर कर दिया है, लेकिन इसको पहचानने के लिए कौन कौन से डायग्नोस बेसिक टेस्ट हैं जिनको हमें तुरंत करा लेना चाहिए? देखिए, टेस्ट से भी पहले मैं तो कहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए यदि हम सचेत रहें तो हम काफी सारी परेशानियों से अपने को बचा के रख सकते हैं। और उसमें स्वयं परीक्षण या सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। पुरुषों की अगर बात करें तो हमने अक्सर देखा है कि पान मसाला, तंबाकू, गुटखा खाने वाला एक तबका है और जिसके फलस्वरूप उनको मुंह में खिंचाव, मुंह में कसाव या कम मुंह खुलना और कई बार सफेद या काले निशान पड़ जाना और कई बार छाला तक पड़ जाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो मेरी सलाह ये भी रहती है कि आप अपने दांतों की सेहत के लिए सावधान रहें। कोई पैना, नुकीला दांत वो आपको अगर परेशान कर रहा है तो तुरंत उसका निवारण डेंटल सर्जन के पास जाके कराएं। और यदि कोई सफेद निशान बन रहा है जो कि बढ़ रहा है, मेडिकल टर्म में ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, तो ये भी एक प्री कैंसरस कंडीशन मानी जाती है, तो हमें इसके लिए सचेत रहना चाहिए। इसी प्रकार से महिलाओं में एक बहुत सिंपल सी चीज है, कॉमनेस्ट कैंसर आज की तारीख में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है। तो यदि महिलाएं सचेत हैं और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर वो सीख लेती हैं तो काफी छोटे लंप को स्वयं वो पकड़ सकती हैं। अब अगर हम जांच की बात करें, जांचों को हम कुछ ब्लड की जांचों के रूप में और कुछ रेडियोलॉजिकल यानी कि एक्सरे, सीटी स्कैन, इस प्रकार के टेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनके लिए ब्लड में कुछ मार्कर्स प्रकट हो जाते हैं। जैसे पुरुषों में बड़े कॉमनली मिलने वाला कैंसर प्रोस्टेट का कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक विशेष मार्कर ब्लड में मिलता है जिसकी जांच के द्वारा हम प्रोस्टेट कैंसर को बहुत प्रारंभिक अवस्था में पकड़ सकते हैं। और 50 वर्ष से ऊपर वाले पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है जी। इसी प्रकार से आंतों के कैंसर्स में अलग तरीके का एक बायोमार्कर बढ़ता है जिसको हम CEA कहते हैं। कुछ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में अलग तरीके के मार्कर्स बढ़ते हैं। तो ब्लड के टेस्ट से हम इन मार्कर्स को पकड़ करके कैंसर को पहचानने में या स्क्रीनिंग प्रोसीजर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है रेडियोलॉजिकल टेस्ट की या एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। तो आजकल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड लगभग हर जगह सुलभ है। चेस्ट के लिए एक्सरे एक बहुत सिंपल और बहुत सस्ता टेस्ट है जो कि काफी सारी परिस्थितियों को प्रारंभिक अवस्था में भी पकड़ने में मददगार हो सकता है। इसी प्रकार से एब्डोमेन का या पेट का होने वाला अल्ट्रासाउंड काफी सारी जानकारी हमें सभी ऑर्गन्स के बारे में दे देता है। इनकी बेसिस पर यदि कोई ऐसी एबरेशन कहें या कोई ऐसी फाइंडिंग हमें मिलती है जिसको आगे जांच करना है, तब फिर आगे की जांच उसमें शुरू होती है। और ये जांच होती है किसी भी प्रकार से एक सैंपल प्राप्त करना। अब ये सैंपल या तो कोशिकाओं के रूप में हो सकता है या टिश्यू के रूप में हो सकता है। टिश्यू के रूप में जब हम सैंपल लेते हैं तो उसको बायोप्सी कहते हैं और मैं समझता हूँ बायोप्सी के नाम से हर एक हिंदुस्तानी परिचित है। और इसलिए परिचित है क्योंकि बायोप्सी का नाम मतलब कैंसर, जो कि अपने आप में एक भ्रांति है। डर भी जाते हैं लोग, और डर भी जाते हैं क्योंकि उसके साथ में ऐसी मिथ जुड़ी हुई है कि बायोप्सी का मतलब कैंसर फैल जाएगा, जबकि बायोप्सी टिश्यू की जांच है जो कि कैंसर के अलावा ट्यूबरकुलोसिस में, लेप्रोसी में या प्रैक्टिकली कहें हर टिश्यू की जांच
कराई जाती है। अच्छा। आपका अगर गॉल ब्लैडर निकाला जाएगा, अपेंडिक्स निकाला जाएगा, उसकी भी बायोप्सी होगी, उसमें भी प्रूव करा जाएगा कि ये गॉल ब्लैडर का टिश्यू था और उसमें क्या चेंजेस थे। तो वो चेंजेस देखने के लिए वो इन्फेक्टिव चेंजेस हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो सकते हैं, या कैंसरस चेंजेस हो सकते हैं। तो हमें टिश्यू की लेने की आवश्यकता पड़ती है या सेल्स लेने की। सेल्स जब हम निकालते हैं तो एक बहुत महीन नीडल्स की मदद से निकाला जाता है, जिसको हम लोग FNAC या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। और इसमें बिल्कुल किसी तरीके का डिस्टरबेंस बॉडी को नहीं दिया जाता है। लिहाजा उस टेस्ट को करने से हमें हिचकना नहीं चाहिए, और यदि चिकित्सक ने एडवाइस कराए तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई बार इस डर की वजह से हमारी डायग्नोसिस लेट हो जाती है और फलस्वरूप इलाज में देरी हो जाती है। कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो बहुत मदद करते हैं हमारी कैंसर को पहचानने में, उनमें महिलाओं में मैमोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ने में मदद करता है हमें। अल्ट्रासाउंड का मैंने जिक्र कराई, और CT स्कैन भी आजकल एक सामान्य टेस्ट की तरीके से। अच्छा। CT स्कैन का एक नया और जो एडवांस्ड वर्जन है वो है PET CT स्कैन के फॉर्म में, जिसमें कि हम कुछ न्यूक्लियर डाइस की मदद से कैंसर के सेल्स को और ज्यादा हाईलाइट करके उनको पिन पॉइंट करने में सफल हो जाते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है और किस किस क्षेत्र तक फैल गए। और कई बार इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट की असर को समझने में भी करा जाता है, या संपूर्णता को चेक करने के लिए कि वेदर हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, बीमारी खत्म हुई नहीं हुई। अच्छा। तो इसमें भी मदद मिलती है। बिल्कुल, बहुत डिटेल में आपने डायग्नोस और टेस्ट के बारे में हमें जानकारी दी है, और आशा करती हूँ ये सभी को बहुत सहयोग करेगी। लोग इससे डरेंगे नहीं, और अगर कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है तो जरूर इसका वो लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब, कैंसर के मामले आज के समय में, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा, बहुत वाइड टॉपिक है, मुझे आपकी मुस्कुराहट से पता चल गया है, लेकिन आज के समय में क्यों कैंसर में इतनी वृद्धि होती जा रही है, इसके पेशेंट्स इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? इसका प्रमुख कारण आप एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ सीनियर मोस्ट डॉक्टर क्या मानते हैं और समझते हैं? देखिए, निसंदेह कैंसर के मामले बढ़े हैं, मगर इसमें केवल एक कारण है, मैं ऐसा नहीं समझता। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका स्पेक्ट्रम बदला है। आजादी से पहले एवरेज लाइफ स्पेन इंडियन का 30 साल से कम था, आज वो 65 और 70 के बीच में पहुंचता है। 50 साल से उम्र की जो आबादी है हमारे हिंदुस्तान में लगभग 1/3 है, और हम सभी जानते हैं कि 50 साल उम्र पार करने के बाद में कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कैंसर बढ़ते उम्र की बीमारी है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि निस्संदेह होंगी। जैसे मैं अगर प्रोस्टेट कैंसर की बात करूं, एक 90 साल के व्यक्ति में 90% चांस है कि उसके प्रोस्टेट कैंसर होगा, बेशक चाहे वो प्रकट हो या ना हो। तो सेल्स में कुछ ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो कैंसर जैसा रूप दिखाएंगे। हो सकता है वो शरीर को नुकसान ना करे। तो एक तो आबादी में जो परिवर्तन आया है वो है, मगर इससे ये कतई नहीं कह सकते कि हमारी दिनचर्या में होने वाले परिवर्तन उसमें कहीं योगदान नहीं दे रहे। हमारे शरीर में होने वाले लगभग 50% कैंसर ऐसे हैं जिनको हम बचा सकते हैं, और सिंगल एक कारक के द्वारा बचाए जा सकते हैं, और वो है तंबाकू। यदि हमारे जीवन शैली में से तंबाकू हट जाए तो आज जितने कैंसर हैं उनमें से 50% कैंसर्स गायब हो जाएंगे। तो जो आपने सवाल पूछा उसका सीधा कारण अगर मैं ये कहूँ कि तंबाकू है तो भी गलत नहीं हुआ, और यदि तंबाकू और शराब दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो आप जानती हैं कि कितनी जनसंख्या इन दोनों चीजों का सेवन कर रही है, तो आधा जवाब हमें इससे मिल जाता है। इसके ऊपर जिस प्रकार से हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आई हैं, एक तनाव से भरा हुआ पूरा दिन, जिसमें खान पान का कोई ठिकाना नहीं है, जिसमें हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और जो खाना हमें मिल रहा है उसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जिस प्रकार से अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, इन सब ने मिलकर के हमारे शरीर के जो पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए थे उसकी जगह कई सारे अनहेल्दी केमिकल्स की एंट्री हमारी बॉडी में करा दी है। बिल्कुल। जो भूसा चारा गाय खा रही हैं, जो दूध उनसे निकल करके हम पी रहे हैं, जो सारी सब्जियां जिनके ऊपर अंधाधुंध पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, जो फ्रूट्स जिनको प्रिजर्व करने के लिए कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करे जा रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट जिस प्रकार का फास्ट फूड और पैकेट बंद फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स बेतहाशा मिलाई जाती हैं,
और फास्ट फूड में मिलने वाले केमिकल्स, ये सभी हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से चोट पहुंचा रहे हैं। और अभी तो मैं समझता हूँ प्लास्टिक्स के ऊपर हमारा ध्यान जाना शुरू हुआ ही है, और आगे आने वाले समय में प्लास्टिक्स से होने वाले नुकसान जिस तरह से प्रकट होंगे, शायद वो एक और भी बड़ा हमारे लिए सनसनीखेज खुलासा होगा कि प्लास्टिक किस तरीके से हमारे जीवन के ऊपर हावी हो रहा है। और इस सब से भी ज्यादा जो बचा कुछ कसर है वो हमारे फिजिकल एक्सरसाइज की कमी ने पूरी कर दी है। ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन दोनों ने कई प्रकार से हमारी बॉडी को कमजोर करा है और कैंसर के लिए हमें और भी ज्यादा मजबूर कर दिया है। तो ये कुछ कारण हैं जिनको कि हम समझते हैं बचाने से शायद हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर का कारक प्रकट हो चुका है और सिद्ध हो चुका है, और ऐसे कई और जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस जिसकी वजह से लिवर के कैंसर या लिवर फेलियर हो जाता है, और कई वायरसेस हैं। तो ये ऐसे कारक हैं जिन्होंने अब जैसे इंजेक्शंस का प्रयोग ज्यादा होने लगा, हर कोई पैरेंटल रूप में ले रहा है, तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस हमारी जनसंख्या में बहुत बढ़ गए हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्होंने ऐसा फर्टाइल सॉइल बना के दिया जिसमें कि कैंसर प्रमुखता से हम सबको मिल ही रहा है, सब हो रहा है। यस। तो डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अगर कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो क्या इसका इलाज संभव है कि सफल हो, संभव है, और पेशेंट को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो एक लाइन का जवाब ये कि कैंसर लाइलाज नहीं है। अधिकांश कैंसर्स क्योरेबल है, मगर उसमें एक कैच ये है कि बशर्ते उनको हम समय रहते पहचान लें। बिल्कुल। तो जो एडवांस स्टेज में कैंसर आते थे पहले, मैंने ये अपनी 30 साल के व्यक्तिगत अनुभव में भी देखा है कि अब वो एडवांस स्टेजेस के कैंसर हमें कम मिलते हैं, और जिसकी वजह से उनकी पहचान और इलाज दोनों ही ज्यादा असरदार तरीके से हो पा रहे हैं। तो अगर हम स्टेज वाइज कैंसर को माने तो लगभग 90% प्लस कैंसर्स ऑफ एनी फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी वो क्योरेबल है। स्टेज 2 के भी लगभग 80% कैंसर्स ठीक हो जाएंगे। हमारी लड़ाई स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर्स के लिए है। स्टेज 3 कैंसर्स में भी हम 60% से ऊपर, यानी कि हर 3 में से 2 मरीज कैंसर के ठीक हो जाएंगे। स्टेज 4 के मरीजों में फेलियर हमारे ज्यादा आते हैं, इसलिए वो लड़ाई तो आपको हर व्यक्ति को यही मान के लड़नी पड़ेगी कि हम जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि परिवार का सहयोग, मेंटल सपोर्ट और पेशेंट की खुद की विल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जीत हासिल करे इसके ऊपर, और साथ ही साथ एक लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ बनाए रखे। क्या मैंने सही कहा? क्योंकि पेशेंट की अगर विल पावर स्ट्रांग होती है तो डॉक्टर भी आराम से अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही, और बिल्कुल तीनों पॉइंट्स को आपने सटीक तरीके से हाईलाइट करा है। और मैं समझता हूँ पेशेंट की विल पावर बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के ट्रीटमेंट को फेस करता है, उसके ट्रीटमेंट आउटकम्स भी अच्छे रहते हैं और उसको तकलीफें भी कम होती हैं। परिवार का सपोर्ट निसंदेह बहुत जरूरी है, और वो न केवल उसको मेंटल स्टेबिलिटी देता है, बट फिजिकल कंफर्ट और बाकी चीजों के लिए भी उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास सवालों का भंडार है, लेकिन समय का तकाजा है, और मैं आपकी एक्सपर्टीज को देखते हुए ये चाहती हूँ कि डेफिनेटली हम आगे भी आपके साथ जुड़ें और कार्यक्रम करें। सवाल अभी मुझे यहाँ अपना दिल मारना पड़ रहा है। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से हम ये समझ ही चुके हैं कि कैंसर के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस, साथ ही साथ समय पर जांच और सही इलाज कितना ज्यादा जरूरी है। हम आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सर। आप आगरा के वरिष्ठ कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और आप हॉस्पिटल से भी, उस माध्यम से भी आप बहुत से कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं और सही इलाज देते हैं, परिवारों में खुशियां लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, तहे दिल से धन्यवाद आपका करेंगे। चलते चलते चाहेंगे कि आप भी आज हमारे स्टूडियो में पधारे। आपको कैसा लगा? कोई संदेश हमारे माध्यम से आप देना चाहेंगे? मैं पहली बार आपके स्टूडियो में आया, मगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख करके मैं इम्प्रेस था। और कम्युनिटी के लिए होने वाली ये सेवा मैं समझता हूँ एक ऐसी एफर्ट है जिसका कि हिंदुस्तान जैसे देश के लिए बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। और बहुत काम करना है आपको। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल। आपका सानिध्य, आपका सपोर्ट और आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम डेफिनेटली जागरूकता यूं ही लोगों में फैलाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए श्रोताओं, मुझे इजाजत दीजिएगा इस कार्यक्रम के साथ, लेकिन चलते चलते आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम को हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज पर
कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में तो सुन ही सकते हैं, आप डॉक्टर साहब को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं हमारे यूट्यूब पेज पर जो है 90.4 आगरा की आवाज। आपको ये कार्यक्रम वहां मिलेगा। आप अपने संदेश, अपने फीडबैक, अपने सारी बातें और अपने सवाल भी हम तक उस माध्यम से पहुंच जा सकते हैं। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी चलते चलते कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और किसी भी असामान्य लक्षण को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। इसी तरह की अच्छी उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। मिलते हैं दोबारा से। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। पूजा की तरफ से बाय बाय, टेक केयर।